हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हमारा जो है क्लास 9 का हम लोग जो है एनसीईआरटी शुरू करेंगे और ये हमारा सीरीज जो है चलते ही चलेगा। एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का हम लोग सबसे पहले ख़त्म करेंगे, फिर क्लास 10 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को जो स्टार्ट करते हैं और बता दें कि इसके ये जो हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं ये एक नोट्स की तरह है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है पूरा 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी का जो है नोट्स मिल जाएगा और पूरे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा चैनल जो है एक बार विजिट कर ले और देखिए क्या क्या हमारे चैनल पर रखा है, तभी हमारे ग्रुप से जुड़े। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर दे। फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर जो है क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है, एससीईआरटी का नहीं, एससीईआरटी का भी बुक हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति यूरोप और विश्व का इतिहासकार में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो विश्व में जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है वो भी देखेंगे। इससे पहले जो है फ्रांस में जो राजतंत्रीय व्यवस्था जो है चल रहा था उसका अंत होता है और स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का अधिकार जैसे अवधारणा वर्तमान युग में सामान्य परिकल्पनाओं में शामिल हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आएगा कि स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व होता है उसका जो है नारा कहाँ से लिया गया है, यही फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में पहला जो है पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी हिंदी में है और नोट्स टाइप में दिया हुआ है जो आपको समझने में बहुत ही ईजी लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1774 में जो है बुर्बो राजवंश जो लुइस 16 ने जो 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस में राजा बना था। तो यहाँ से तीन चार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे कि 1774 में, ठीक है, किस वंश का शासन था, तो ये बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, और लुइस 16, ठीक है, लुइस 16 जो है 20 साल की उम्र में राजा बना था। लुइस 16 का विवाह जो है किससे हुआ था, तो मैरी एंटोनियट से होता है। वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो एस्टेरिया की राजकुमारी थी। लंबे समय तक जो युद्ध चला था जिसके कारण जो है वित्तीय साधन की कमी हो गई थी। ठीक है, सभी चीज़ नष्ट हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। तो यहाँ से पूछा जाए क्या कि राजकोष खाली होने का क्या कारण था, तो लंबे समय से युद्ध के कारण जो है ये खाली हुआ था। लुइस 16 ने के काल में जो फ्रांस ने अमेरिका से 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से मुक्त किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लुइस 16 के काल में जो है फ्रांस ने जो है अमेरिका को 13 उपनिवेश से ब्रिटेन से मुक्त कराया था। तो यहाँ पर बात रखना है कि अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका जो है गुलाम बनाए हुए था। अमेरिका जो है ब्रिटिश जो है अमेरिका को गुलाम बनाए हुए थे। जिस तरह से अब हम लोग गुलाम हुए हैं उसी तरह से जो है ब्रिटिश भी गुलाम बनाए हुए था अमेरिका को। उसमें जो है 13 उपनिवेश जो है उसको जो है आज़ाद करवाया था। ठीक है, फ्रांस ने जो है उसको आज़ाद करवाए थे। 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से मुक्त कराने में सहयोग दिया था। ठीक है, सहयोग दिया था। इस युद्ध के कारण जो है फ्रांस पर जो है 10 अरब लिबरे से अधिक का ऋण हो गया था। देखिए, अगर युद्ध होगा, ठीक है, सैनिक में खर्चा आएगा तो उसमें जो है पैसा तो खर्चा होगा ही। तो इस युद्ध जो लड़ा गया था, 13 उपनिवेश को आज़ाद कराया गया था, इस युद्ध के कारण जो है फ्रांस पर जो है 10 अरब लिबरे से अधिक का जो है ऋण हो गया था। जबकि उस पर पहले जो है 2 अरब लिबरे का ऋण था। इससे पहले जो है 2 अरब लिबरे का जो है ऋण था। सरकार से ऋण देने वाले 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब सरकार जो है ऋण लिए हुए थे, बड़े बड़े जो उस समय जो आदमी थे उनके देश में, उनसे ऋण लिए हुए था, तो उससे जो है अब 10% का ब्याज वो लोग मांगने लगे थे। फ्रांस की सरकार द्वारा यह दुर्लभ होता रहा और सैन्य खर्च, राज दरबार, सरकारी कार्यालय तथा विश्वविद्यालय का खर्च वहन कर सके, जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार ने करों में जो है बढ़ोतरी के बाद हुई। ठीक है, करों को बढ़ाने का कोशिश किया कि अब जो है कर को बढ़ाया जाएगा, टैक्स को बढ़ाया जाएगा। यही समस्या का समाधान है कि टैक्स को बढ़ा देंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग जो है ये सरकारी खजाना उसको भरेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अब जो है डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। करों की बढ़ोतरी यही समस्या का समाधान संभव नहीं था, जबकि 18वीं सदी समाज से 3 स्टेट में बटे हुए थे। अब देखिए झगड़ा का कारण यहीं से शुरू होगा। ठीक है, 3 स्टेट में क्या विभाजित है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि 3 वर्गों में बटे हुए थे। अभी हाल फिलहाल जो बीपीएससी हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है,
बीपीएससी टीआरई 3.0। तो उसमें प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट, ठीक है, और तीसरा स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि प्रथम स्टेट में जो है कौन सब रहते थे, तो पादरी वर्ग रहते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग रहते थे जिसको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। और पादरी वर्ग को जो है यहाँ पर देख सकते हैं कलर्जी बोलते हैं, ठीक है, प्रथम वाला में। और यहाँ पर देखेंगे तृतीय स्टेट में जो है शेष बचे हुए सभी किस में आ जाएंगे, इसमें जैसे बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये सब जो है किस में आ जाएंगे, तृतीय स्टेट। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्टेट में जो है कौन रहते थे। अब देखो प्राचीन राजतंत्र ओल्ड प्रयोग जो 1789 पहले फारसी समाज के संस्थापना में होता था। फारसी समाज के 3 स्टेट में प्रकार में अभी बता दिए 3 स्टेट में किस तरह बटे हुए थे। अब देखिए यहाँ इस वर्ग के लोगों का जन्म कुछ अधिकार प्राप्त था, जैसे कि राज को देने वाले कर में उन्हें छूट है। प्रथम स्टेट के जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है कर में जो है छूट मिलता था, वो लोग जो है टैक्स नहीं देते थे। और यह कर जो है कृषि उपज का 10वें हिस्से का बराबर होता है। अब देखिए अब वो लोग जो है, हालांकि एक तो वो कर नहीं देते, छूट प्राप्त था, हालांकि चर्च किसानों से टाइट नामक धार्मिक कर वसूलता था। एक ऊपर से जो है ये लोग जो है पादरी लोग जो है टाइथ एक कर था, ठीक है। यहाँ तीथे पूछ लेता है कि तीथे क्या था, और हिंदी में टाइथ लिखा हुआ है कि ये जो है एक कर था जो किसान से लिया जाता था। ये लोग जो है चर्च के पादरी लोग जो है ये कर वसूलते थे किसानों से, ठीक है। एक तरह का है क्या है, धार्मिक कर है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ये एक धार्मिक कर था जो कि किसानों से वसूला जाता था। ये चर्च के पादरी लोग क्या करते थे, वसूलते थे। यह कर कृषि उपज का 10वें हिस्से का बराबर होता है। ये कर जो किस टाइप का था, कर था तो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अब देखें द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग रहते थे और धनी और इसमें कुलीन वर्ग शामिल थे। राज्य के लिए दिए जाने वाले करों इन्हीं पर छूट प्राप्त है, और राज्य में जो दिए जाने कर थे उसमें जो है उन लोगों को क्या था, छूट था। इस वर्ग के सदस्य के कुछ अन्य समानती फिजिबल जो है प्राप्त था, समानती जो किसानों को वसूला करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये समानती कर जो ये किसानों से वसूलते थे, ये लोग क्या करते, किसानों से वसूलते थे। अब यहाँ देखेंगे तृतीय स्टेट, ठीक है। अब जनसंख्या के शेष बचे लोग जो है तृतीय स्टेट से बिलोंग करते थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि तृतीय स्टेट से कौन कौन थे, ये सब आप देख सकते हैं, व्यापारी, ये सब जो है तृतीय स्टेट। अब यहाँ देखिए पॉइंट बनाकर जो है एनसीईआरटी नोट्स दिया गया है। अब इस वर्ग के जो लोग थे विशेष अधिकार कोई कुछ था नहीं, ये राज्य को जो है सीधे जो है कर देना पड़ता है। तृतीय स्टेट के जो व्यक्ति थे ये सीधे क्या करते थे, कर देते थे। ये जो कर देते थे उनका जो क्या बोला जाता है, टाइल बोला जाता है, ठीक है, टाइल बोला जाता था। और टाइल जो है ये प्रत्यक्ष कर था, और टीथे जो था वो धार्मिक कर था, याद रखना है। ये एक अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष जो दैनिक जीवन के संबंधी वस्तु पर लगे, जैसे तंबाकू, नमक, इस सब पर लगता था। कृषक वर्ग के समय जो फ्रांस में जो है सबसे ज़्यादा था। कृषक वर्ग की संख्या जो है फ्रांस में क्या था, सबसे ज़्यादा था। इस संख्या लगभग 90% थी। इसकी संख्या कितनी थी, जिसमें बहुत कम में पास अपनी भूमि थी, जिसके पास बहुत क्या थे, भूमि क्या था, उन लोगों के पास बहुत कम था, बहुत कम के पास जो है अपनी भूमि थी। कृषक वर्ग जो थे फ्रांस में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके पास क्या था, अपनी भूमि क्या थी, कम थी। लगभग 60% जमीन जो है कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर अधिकारी के पास। तो 60% जमीन जो था वो किसके पास था, कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट से के अधिकार के पास था। किसान अपने स्वामी के घर में खेतों में काम करते थे और सैन्य सेवा देने का जो है सड़कों के निर्माण में सहयोग देने के कार्य में करने के लिए बाध्य थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसान जो है अपने स्वामी के घर खेतों में काम किया करते थे। अब देखें यहाँ से जीने का संघर्ष, ठीक है, ये नया टॉपिक है। अब देखिए फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, और 1789 आते आते ये 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। इतना जनसंख्या जो है बढ़ चुका था। और इसमें जो है खदानों की मांग में वृद्धि हुई, लेकिन खदान की मांग के अनुसार जो है नहीं बढ़ी थी। अब देखिए ज़मीन उतना ही था, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, जनसंख्या बढ़ गया, लेकिन ज़मीन जो है ये सब बढ़ा नहीं, ठीक है। खदान के उत्पाद की मांग में के अनुसार जो है बढ़ा नहीं, ठीक है, जिसके और जनसंख्या जो है वृद्धि हो गई। इन लोगों का जो मुख्य खाद्य जो पाव रोटी था, इसकी कीमत में क्या हो जाएगा, तेजी उभारे। मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा था, उतना होता ही है, और जनसंख्या बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रेड के प्राइस में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाएगी। ये जाहिर सा बात है कि कम खाना रहे, खाने वाला ज़्यादा रहे, तो क्या सामान क्या होगा, महंगा बिकता है, ठीक है।
खाना अगर कम रहे, जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो रोटी की कीमत जो है तेज़ी से बढ़ने लगी। अधिकांश श्रमिक कारखानों मजदूर में काम करते हैं, ठीक है। मालिकों की उनकी मजदूरी निर्धारित हुई और किंतु मजदूरी बढ़ती हुई कीमतों सामान्य थी, ठीक है। अब मजदूरी जो है बढ़ती हुई कीमतों को मान लो मजदूरी जो है 100 रुपया था, ठीक है, 120 हो गया। लेकिन जो है मान लो ब्रेड जो है 50 रुपये का आता था, अब क्या हो गया, ये 100 रुपया हो गया। लेकिन इस टाइप से, जिस टाइप से मजदूरी बढ़ी उस टाइप से जो ब्रेड का दाम बढ़ा नहीं, ब्रेड का दाम ज़्यादा बढ़ गया, मजदूरी बहुत कम बढ़ी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है इनकी मजदूरी बढ़ती हुई कीमतों के समान नहीं थी, ठीक है। बढ़ती हुई समान मजदूरी बढ़ी लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के समान नहीं थी। स्थिति तब भी गंभीर होती रही जब सूखे और ओले के प्रकोप फसल नष्ट हुए। अब स्थिति और बदतर हो गया, अब सूखे भी पड़ने लगे, ओले भी का भी प्रकोप आ गया और जीविका जो है नष्ट हो गया। जो भी ये लोग काम कर रहे थे वो सभी क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो खेत में काम कर रहे थे वो भी नष्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, ब्रेड की मांग क्यों बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या क्या जो कारण हुआ, सारा जो है स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है कभी पीएससी, तो ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये भी देख लेना टैली क्या था, तीथे क्या था, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं सदी में जो है नया सोशल ग्रुप का उदय हुआ, ठीक है, मिडिल क्लास का जो है रूप में जाना जाता है। और विदेशी व्यापार के कारण संपत्ति एजेंट की तीसरी स्टेज इन सौदागर निर्माताओं अतिरिक्त प्रसिद्ध सेवा का वकील जैसे व्यक्ति भी शामिल थे। अब जहाँ देखिए हम इम्पोर्टेंट होगा वहीं बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये लोग जो है मध्यम वर्ग लोग जो थे और पढ़े लिखे हुए थे। जन्म से विशेष संस्कार को न मानकर योग्यता का व्यक्ति को सामाजिक पद का आधार मानता था। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति सबका नाम याद रखना है जो कि बार बार जो है एग्जाम में आता है। अब एक बार आ गया था बीपीएससी में, इन सभी का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से बिलोंग करते हैं कि नहीं। जो जो यहाँ देखिएगा वो सब याद रखिएगा, ठीक है। जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिक जो है स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों का आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। ये तीनों जो है अच्छे दार्शनिक थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू ये सब कौन है, तो ये दार्शनिक है, ठीक है। ये समानता का बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। और देखिए इनके विचारों का देखिए ये इंपॉर्टेंट किताब है जो कि आपको याद रखना है। जॉन लॉक की अपनी पुस्तक जो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है याद रखिएगा। राजा के निरंकुश एवं दैवीय सिद्धांत का उखाड़ दिया था, ठीक है। राजा का जो निरंकुश और दैवीय सिद्धांतों का खंडन किया था इस बुक में, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, किसकी है, तो जॉन लॉक की है, ठीक है। याद रखना है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जॉन लॉक। अगली किताब है हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है रूसो की है, ठीक है। ये क्या बताया जाता है, जनता और प्रतिनिधित्व के बीच जो है एक सामाजिक अनुबंध पर जो आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। जनता और बीच के जो सामाजिक अनुबंध का आधारित पर जो रखा गया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ये भी याद रखिए। और ये किसकी बुक है, ये रूसो की बुक है। मोंटेस्क्यू का जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये किसकी है, मोंटेस्क्यू। अभी भी ये जो है हमारा जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है इसी जो है उसी फॉर्म में अभी चल रहा है, जो कि उसी समय जो मोंटेस्क्यू ने ये दिया था, ये अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या क्या शक्ति का विभाजन है, इसकी बात कही गई है। तो तीनों बुक है, तीनों बुक में क्या क्या दिया गया है, को किसने लिखा, सारा बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी सम्राट जो है लुई 16 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव को जो है अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल बुलाता है, ठीक है। और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में 300 और 300 प्रतिनिधि थे जो आमने सामने लाइन में बिठाए गए। और तृतीय स्टेट में जो है 600 प्रतिनिधि थे, ठीक है। और वे शिक्षित वर्ग के रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए झगड़ा होने का कारण यही था कि 3 स्टेट था, ठीक है। 300 इसमें फर्स्ट में, 300 सेकेंड में और 600 जो थे वो थर्ड में। तो इन लोगों का कहना था कि इन लोगों को जो है एक ही वोट देना होगा, ठीक है। 600 आदमी लेकिन एक ही वोट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों का मांग था कि नहीं, हम लोग भी जो है 1 पर्सन 1 वोट देंगे। लेकिन उन लोग राजा लोग का कहना था कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा। इसी के चलते जो है जो भी चीज़ होता था इन लोग को वोटिंग करना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। कारीगर, पीजेंट और औरतों इन सभा में जो है ये भी वर्जित थे। पत्रों के माध्यम से उनकी मांगों को जो है शिकायतों को सूची बनाई गई जो प्रतिनिधि द्वारा जो है सभा में प्रस्तुत किया जा सके। तीसरी वर्ग को जो प्रतिनिधि की मांग रखी कि इस बार जो पूरी सभा द्वारा मतदान कराना जाना चाहिए। जो मतदान होगा वो पूरे लोग करेंगे, पूरे के 600 को 600 लोग करेंगे।
जिसके लेकिन प्रत्येक सदस्य को जो एक मत देने का अधिकार होगा, लेकिन सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, हम बताएं कि एक 1 पर्सन 1 वोट जो ये लोग मांग रखे थे, लेकिन जो सम्राट जो है इस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। इसी के कारण तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि जो है विरोध जताते हुए सभा से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तृतीय स्टेट में जो असेंबली, ठीक है, तृतीय स्टेट में असेंबली में प्रतिनिधि जो है 20 जून को जो है वर्साई के इंडोर स्टेडियम में जो है एकत्रित होते हैं। अब थर्ड स्टेट के लोग जो थे 20 जून को क्या करते हैं, वर्साई के जो है इंडोर स्टेडियम में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा पूछता है टेनिस कोर्ट का जो है संबंध किस जो है क्रांति से है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन आ गया था। तो ये लोग कहाँ जाते हैं, टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं 20 जून को। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, 20 जून। और ये लोग क्या करते हैं, स्वयं को जो है नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। स्वयं को क्या घोषित करते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। जब तक सम्राट की शक्ति कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाए, तब तक जो है असेंबली भंग नहीं होगा। जब तक वह सम्राट की शक्ति को जो है कम नहीं करने वाला संविधान तैयार हो, तब तक जो है ये असेंबली भंग नहीं होगा। और मिराबो और अबेसियस ये तृतीय स्टेट में प्रतिनिधित्व किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तृतीय स्टेट का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो मिराबो और अबेसियस का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, मिराबो जो है जन्म से जो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानती विशेष अधिकार वाले जो है समाज का उन्मूलन चाहता था। वो चाहता था कि तीसरे स्टेट का जो है उद्धार हो, लेकिन ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, जो कुलीन वर्ग थे उसे बिलोंग करता था। और अबेसियस ये भी क्या था, मूल रूप से पादरी था। ठीक है, पादरी जो फर्स्ट स्टेट में रहते थे, और ये लोग जो है कुलीन सेकेंड स्टेट में। लेकिन ये लोग दोनों किसको सपोर्ट कर रहे थे, तीसरे स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक पुस्तक है, व्हाट इज थर्ड स्टेट नामक प्रभावशाली जो है पुस्तक जो है एक पैम्पलेट लिखी थी। ठीक है, अबेसियस ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, व्हाट इज थर्ड स्टेट जो है ये किसने लिखे, तो ये क्या बोलेंगे, अबेसियस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छुपा हुआ सवाल है, ये पूछ देगा। व्हाट इज थर्ड स्टेट जो है किसने लिखा है, तो अबेसियस ने लिखा है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बास्टिल का किला को जो है कब ध्वस्त किया गया, तो यही है। ठीक है, 14 जुलाई 1789 बास्टिल किला को जो है ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट सुनिए कि क्या होता है, कहानी होता है जिसके कारण जो है बास्टिल के किले को जो है ध्वस्त किया जाता है। जिस वक्त नेशनल असेंबली जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, उस समय पूरे फ्रांस का आंदोलन हो रहा था। ठीक है, आंदोलन हो रहा था और नेशनल असेंबली जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था। उस समय जो फ्रांस में जो है पड़ने वाली अत्यधिक ठंड जो है फसलों का उत्पाद जो है अधिक नुकसान पहुंचाया, और पाव रोटी कीमत में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। पाव रोटी की कीमत वृद्धि के कारण जो है दुकानदार स्थिति का फायदा उठाते हुए जो है जमाखोरी करने लगते हैं। अब देखिए ज़्यादा कम सामान रहेगा ना मार्केट में, जैसे प्याज का क्या हो जाता है, जमाखोरी करने लगते हैं लोग। ठीक है, कम उपलब्ध रहता है मार्केट में, ये लोग जमाखोरी करके अंदर स्टॉक करते रहते हैं प्याज का। अब बाहर में दाम बढ़ते ही जाता है, और ये धीरे छुपा के क्या करते हैं, प्याज को बेचते रहते हैं बहुत अधिक दामों में। अब उसी तरह ये लोग क्या, दुकानदार जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, जमाखोरी करते हैं, में जुट जाते हैं। खाद वस्तुओं की दुकान पर जो है घंटों में इंतजार करने बाद जो है क्रोधित महिलाओं के भीड़ के दुकान पर धावा बोल दिया। और 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में जो है उत्तेजित भीड़ ने जो बास्टिल के किले पर ध्वस्त कर दिया। और फ्रांस के लोग में जो है बास्टिल किले को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह सम्राट की शक्ति को और जनता को शोषण का प्रतीक था। अब ध्वस्त इसलिए करते हैं उस किले को, क्योंकि ये लोग बास्टिल का किला जो है ये क्या दर्शाता था। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैल गया कि जागीरों के मालिक लॉर्ड्स ऑफ मैनोर के लुटेरे जो बुलाया गया है वो पक्की फसलों बर्बाद करे। इस अफवाह को जो है सुनकर गांव में हुए और डरे हुए थे किसान, और ग्रामीण किलों में जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक और जो है अफवाह फैल जाता है कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं, लुटेरे आए हुए हैं, जो फसल को क्या करें, जला रहे हैं। ठीक है, ये सब ग्रामीण में फैल जाता है। उन्होंने अन्न भंडार को लूटा और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया। और क्या किया, सभी कारणों से कुलीन वर्ग को अपनी जागीरों को छोड़कर जो पड़ोसी देश में शरण लेनी पड़ी। और जो कुलीन वर्ग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे पड़ोसी देश में शरण लेते हैं। और ये लोग जो है पूरा एकदम तहस नहस कर देते हैं, बास्टिल किला ध्वस्त कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, विशेष अधिकार के समाप्ति। अब ये सब हो गया पूरा जो है
ड्रामा हो चुका है। लुईस 16 का विद्रोह का उग्र होते हुए प्रवृत्ति के कारण जो है अंततः जो है नेशनल असेंबली को मान्यता देती है। नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में गठन किया गया था उसको मान्यता दे देते हैं और यह मान लिया गया कि सत्ता का संविधान पर जो है अंकुश होगा और सत्ता पर जो भी बैठे हैं उस पर क्या हो जाएगा, अंकुश होगा। मतलब क्या, राजा जो भी फैसला लेंगे एकदम सोच समझ कर लेंगे, उस पर क्या हो गया, अंकुश लग गया। और 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 1789 को जो है असेंबली द्वारा गया है जो बंधनों वाली समानती फेडरल सिस्टम जो है कि कारण उन्मूलन की घोषणा की गई। अपने विशेष अधिकार को छोड़ने के लिए जो है पादरी वर्ग को जो है को भी विवश किया गया और चर्च में जो स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर ली गई और इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुई। अब देखिए वो स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको जब्त करके जो है 20 अरब जो है लिब्रे की संपत्ति क्या होती है, प्राप्त होती है और इससे जो है ये सब जो है पैसा जो उपयोग में लगाया जाता है टैक्स को कम करने में, ये सब में, तो ये जो है अरब जो है संपत्ति भी प्राप्त होता है सरकार को और जिसके कारण वो टैक्स भी कम करते हैं। अब देखिए फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस क्या बन जाता है, संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। 1791 में जो है नेशनल से प्रवृत्त रहेगी। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या क्या आ सकता है, ठीक है। 4 अगस्त 1789 असेंबली का जो है बंधनों वाली समानती में जो उन्मूलन की घोषणा किया गया, ठीक है, ये एक हो जाएगा। और लुईस 16 जो है नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है और क्या इससे आ सकता है। और 14 जुलाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वस्त किया गया बस्ती का किला को जो है ध्वस्त किया गया और ये सब जो है स्टेटमेंट वाइज में पूछ लिया जाएगा क्या होता है कहानी, ठीक है। अब देखिए फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और मुख्य सम्राट की शक्तियों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। सम्राट की शक्तियों को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब सत्ता में जो विकेंद्रीकरण हो चुका था इसके अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन हो जाता है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में कर दिया जाता है। इस परिवर्तन ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित कानून, नए संविधान के अंतर्गत जो है कानून बनाने का अधिकार जो नेशनल असेंबली को प्राप्त हो गया था। नए संविधान के अंतर्गत क्या किया गया था, अब नेशनल असेंबली क्या कर सकते, कानून बना सकते थे। और नेशनल असेंबली जो है इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती है और नागरिकों द्वारा एक निर्वाचित जो है समूह का चुनाव किया जाता है जो पुनः जो असेंबली के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, ये पुनः जो असेंबली में एक सदस्य को चुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय सभा द्वारा जो कुछ निर्मित कानून इस प्रकार हैं। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो पुरुष हैं जो तीन दिन की मजदूरी के बराबर जो है कर चुकाते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। अब यहाँ पर पूछा जाएगा सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता था, जो 25 वर्ष से अधिक होते थे वाले पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है टैक्स चुकाते थे उन्हें जो है सक्रिय नागरिक कहा जाता था, ठीक है। 25 वर्ष से ऊपर वाले पुरुष, ठीक है, महिला नहीं, ठीक है, और 3 दिन की मजदूरी पर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक कहते हैं। उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय पैसिव सिटीजन कहा गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली के सदस्य होने के कारण जो है लोगों को जो है करदाताओं को उच्चतम श्रेणी में होने की आवश्यकता थी। और संविधान जो है पुरुष और नागरिक अधिकार राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन घोषणा पत्र के साथ जो प्रारंभ होता है। इस घोषणा पत्र में जीवन का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कानूनी बार्बरी के अधिकार को जो है नेचुरल और आवश्यक अधिकार बताया गया तथा यह भी घोषणा किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक जो है नौश्रिंग अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। यहाँ जो है अब यहाँ पर इसे क्वेश्चन आएगा सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता है, निष्क्रिय नागरिक किसे कहा जाता है, ये आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रांस में जो राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में गठित होने वाला जो घटना से जो पड़ोसी देश के शासक भी जो है चिंतित थे कि फ्रांस में जो घटना घट रहा था, मतलब कि राजतंत्र हटाकर जो है ये जो है संविधान ये सब जो है किया जा रहा था और राजा की शक्ति को जो है कम किया जा रहा था, ठीक है, अंकुश लगाया जाता। इससे जो है पड़ोसी देश जो है शासक भी चिंतित थे। इनके शासकों 1789 में ऐसी घटना को जो है नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी गई, परंतु 1792 में नेशनल असेंबली की ने जो है प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। इस विद्रोह में हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सैन्य और सेवा देने के लिए जो है जमा होने लगे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है नेशनल असेंबली को ने जो है
प्रस्ता और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी कि आप लोग भी जो है इस तरह का जो व्यवस्था हटाइए, ठीक है। और इसमें जो है सभी लोग सेवा देने लगे। इनके द्वारा जो देशभक्ति गीत एक गाया गया था, यहाँ पर अब याद रखिएगा कि मर्सिले, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है कि मर्सिले क्या है, तो ये एक देशभक्ति गीत है जो कि उन लोगों के द्वारा जो है गाया जाता था यहाँ। और इनके जो कवि थे, ठीक है, मर्सिले गीत किसने लिखा है, तो रोगेश डी इजले ने ये लिखा है। ये लिखी हुई कविता है जिसको जो है ये लोग गीत बना लिए थे, ठीक है। इसे सर्वप्रथम मर्सिले को स्वयंसेवकों द्वारा जो है पेरिस की ओर बढ़ते समय गाया गया, जिसके कारण इसका जो है नाम मर्सिले पड़ गया था, ठीक है। इसको जो सर्वप्रथम जब मर्सिलेस के स्वयंसेवकों द्वारा जो है पेरिस की ओर बढ़ते हुए समय गाया गया था, इसलिए जो इसका नाम क्या पड़ गया था, मर्सिले पड़ गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो मर्सिले जो है गीत जो है किसके द्वारा मतलब लिखा गया, तो रॉबर्ट डी इजले के द्वारा लिखा है। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कहानी बताते हैं उसको भी याद रखते चलिए कि स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है, तो वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान रहेगा। मर्सिले कालांतर यह फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन गया था। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रांस का जो है सबसे इम्पोर्टेंट गाना कौन सा है, तो ये मर्सिले। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय गान कौन है, तो ये मर्सिले है। फ्रांस की ओर बढ़ते आबादी समूह को ये लगने लगा कि क्रांति को जो है अब आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1791 के संविधान ने केवल अमीर वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार जो है प्रदान किए थे। क्रांतिकारी युद्ध को जनता के भारी क्षति और अधिक कठिनाई झेलनी पड़ी, जिसके कारण जब पॉलिटिकल क्लब इस समय जो लोगों को लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि ये लोग एकत्रित थे, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, राजनीतिक सरकार नीतियों पर बहस करने के लिए जो है बहुत सारी क्लब बनाए गए थे, जिसमें जो एक जोकोबिन क्लब सबसे फेमस होता है, ठीक है। जोकोबिन जो है अधिक लोकप्रिय है, इसका नाम फ्रांस के जो है भूतपूर्व कॉन्वेंट्स ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा था, ठीक है। इसमें पूरी अवधि महिलाओं का भी इसमें भागीदारी था, ठीक है, सक्रिय थे। इसमें महिला भी एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी जोकोबिन क्लब की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए जोकोबिन क्लब जो मूलतः जो फ्रांस में कि कम समृद्ध हिस्से, ठीक है, का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, ये घड़ीसाज, छपाई करने वाले नौकरशाही, इसका नेतृत्व जो है मैक्स मिलन रोबेस्पियर करता, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है जोकोबिन क्लब का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, मैक्स मिलन रोबेस्पियर था, ठीक है। ये जोकोबिन क्लब जो है ये फ्रांस के में जो कम समृद्ध हिस्से वाले लोग जो है इसमें जो है शामिल थे, ठीक है, याद रखना है। जोकोबिन द्वारा जो है गोदी कारीगर की तरह लंबी धारीदार, ठीक है, पहनने का निर्णय लिया। और जोकोबिन क्लब जो है इन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ तरह से अलग दिखें, तो वो लोग क्या करते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, ठीक है। ये जो लंबी धारीदार जो वाले पतलून पहनने का निर्णय लिया, ठीक है। पता चल जाए कि ये लोग क्या है, जोकोबिन क्लब से है। उन्होंने समाज के स्वयं को कुलीन वर्गों और घुटनों तक पहनने वाले ब्रिज से अलग दिखने के लिए किया गया था। ये जो है ये सब पहनना चालू कर देते हैं। ब्रिटिश पहनने से कुलीन वर्गों से उनकी सत्ता समाप्ति का संदेश देने का एक माध्यम भी था, इसलिए जोकोबिन को जो है शौकुलात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा जोकोबिनों को जो है क्या कहा जाता है, तो शौकुलात के नाम से भी जाना जाता है। शौकुलात का शब्दार्थी अर्थ जो है पूछा गया है एग्जाम में, इसका मतलब है बिना घुटनों वाला, ठीक है। बिना घुटने वाला जो है शौकुलात का अर्थ होता है। शौकुलात जो है पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो यहाँ पर पूछा जाएगा शौकुलात जो है, यहाँ पर एक अभी मिलान करने में पूछ लिया गया था कि लाल रंग की टोपी जो है किसका प्रतीक है, तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन महिलाओं में ऐसा करने को अनुमति नहीं थी, ठीक है, ये याद रखना है। महिलाओं में इस टाइप का जो है पहनने उड़ने का जो है ये तरकीब नहीं था, ये सब बस जो है पुरुष ही कर सकते थे। अब देखिए कन्वेक्शन, अब यहाँ देखेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन नव निर्वाचित सभा 1792 में जो गर्मियों में जो है जोकोबिन ने खाद्य पदार्थों जो है महंगाई एवं अभाव के नाराज पेरिस वासियों के लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह का जो है आयोजन बनाए। और 10 अगस्त 1792 में जोकोबिन द्वारा जो है टुलेरी के महल पर जो हमला कर दिया। राजा के अंगरक्षकों को मार दिया गया और राजा के कई जो है घंटों तक के बंधक बनाया गया और कालांतर असेंबली के राजघराने के परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। साथ ही नए चुने
चुनाव कराया गया, जो है 21 वर्ष से अधिक वाली उम्र को जो है पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, और उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, ठीक है। अब क्या किया गया, 10 अगस्त 1792 क्या किया गया, जो केविन क्लब के जो थे ये सब क्या किए, राजा के लोग को बंधक बनाया गया, और उसमें जो है एक पारित किया गया कि 21 वर्ष से उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो संपत्ति हो या ना हो, लेकिन वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। नए निर्वाचित असेंबली को जो है कन्वेक्शन का नाम दिया गया, ठीक है। नया निर्वाचित जो हुआ था, अब देखिए कन्वेक्शन का नाम दिया गया, ठीक है। जो नया निर्वाचित असेंबली रहता है उसको क्या नाम दिया जाता है, कन्वेक्शन दिया जाता है, ठीक है। 21 सितंबर 1792 की जो राजतंत्र की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, और फ्रांस को जो है गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली डेट है कि फ्रांस को जो है गणतंत्र कब घोषित किया गया, तो 21 सितंबर 1792 को किया गया, ठीक है। उस समय जो एक नव निर्वाचित असेंबली का क्या नाम दिया गया, कन्वेक्शन नाम दिया गया, ठीक है। कन्वेक्शन क्या था, एक नव निर्वाचित असेंबली को नाम दिया गया था, ठीक है। न्यायालय द्वारा जो है लुई 16 को जो है देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। न्यायालय के द्वारा जो है लुई 16 जो रहते हैं उसको जो है देशद्रोह का जो है आरोप लगाकर जो मृत्यु दंड दिया गया। और ये पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है फांसी दी गई, तो यहाँ लिखा गया है 21 जनवरी, ठीक है। ये भी डेट याद है कि कब फांसी पड़ा, 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी दी गई। कुछ समय बाद जो मैरी एंटोनेट को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। यहाँ तो इतना बात याद रखिएगा कि राजा को जो है कब जो है फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है, और कहाँ किस स्थान पे और कब, याद रखिएगा। कन्वेक्शन क्या था तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रांस को जो है रिपब्लिक कब घोषित किया गया, 21 सितंबर 1792 को। ये सब डेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आतंकी राज, ठीक है। आतंकी राज जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आतंक का राज कब से कब तक चला था, तो 1793-94 आपके हुबहू जो है ऑप्शन में रहेगा। फ्रांस में जो है आतंकी राज जो है रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, और जो है किसके नेतृत्व में ये चलाया गया था रीजन ऑफ टेरर, तो रोबेस्पियर के द्वारा चलाया गया था। रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो है नियंत्रण दंड की नीति अपनाई गई थी। इस दौरान जो है क्या क्या घटना हुई थी, देखिए उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जो उन पर जो है मुकदमा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। और इनमें जो है गणतंत्र के शत्रु, कुलीन, पादरी तथा राजनीतिक दल के सदस्य शामिल थे। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जो यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें गिलोटिन पे चढ़ा जाता है। गिलोटिन जो एक तरह का डिवाइस था जिसमें जो है सर को जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धड़ को जो सर से अलग कर दिया जाता है, ये एक डिवाइस था गिलोटिन, जिस पे जो भी जो है अगर दोषी पाए जाते तो उनको चढ़ा दिया जाता था। रोबेस्पियर को जो है रीजन ऑफ टेरर चलाता है, इसको भी उसी पे क्या कर दिया जाता है, लास्ट में चढ़ा दिया जाता है। जो रोबेस्पियर है इसको भी चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे हम लोग, इसमें लिखा हुआ तो किसानों को बात किया गया कि वे अपना जो अनाज शहरों के लाकर जो है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचें, साथ ही महंगे सफ़ेद आटे पर भी रोक लगाया गया। अब देखिए यहाँ पर 1793-94 जो रीजन ऑफ टेरर चला था, आतंक का राज चला था, जिसमें जो है बहुत सारा जो पाबंदी दिया गया था। किसानों को जो है बात किया जाता था कि अपने अनाजों को शहरों में लाकर सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया उस पर जो है बेचना है। सभी नागरिकों के लिए समानता का प्रतीक साबुत गेहूं से बनी रोटी, इक्वलिटी ब्रेड खाना अनिवार्य कर दिया गया था। और सामान्य बोलचाल की भाषा में जो है बराबरी लागू करने के लिए कोशिश की गई थी। परंपरागत जो है महाशय एवं महोदय के स्थान पर जो है सभी फ्रांसीसी पुरुष के लिए सितोइन नाग एवं महिलाओं के लिए सितोइन प्रयोग किया जाने लगा था। अब देखिए यहाँ पर जो है जो मतलब महाशय प्रयोग करना, जो है महोदया प्रयोग करना, ये सब जो है प्रयोग किया जाने लगा था। चर्च जो है बंद कर दिए गए थे और उनके भवनों के प्रयोग बैरक या दफ्तर के रूप में किया जाना। चर्च सब जो था मतलब उस समय उसको बंद कर दिया था, बैरक और दफ्तर के लिए प्रयोग किया जाने लगा था। रोबेस्पियर जो है फ्रांस का तानाशाह बन चुका था। वो जो रोबेस्पियर था वो क्या बन गया था, फ्रांस का तानाशाह बन गया था। बस 1793-94 के तक ही बना था, ठीक है। द्वारा जो सभी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया। अंततः न्यायालय द्वारा जो है इसे दोषी पाया जाता है और जुलाई 1794 में जो इसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इतना बात जो है रोबेस्पियर से आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये आतंक राज खत्म होता है तो सत्ता जो है किसके पास चला जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कहानी के रूप में आप पढ़िए, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट वाइज बनेगा, ठीक है, वन लाइनर में बनेगा, सभी आपको ध्यान में रखना है। जैकोबी के पतन के बाद जो है सत्ता का माध्यम जो है मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गई थी और एक नई संविधान का जो है निर्माण किया गया, जिसने जो है संपन्न सहित वर्ग का जो है मत देने से वंचित कर दिया गया था। इस संविधान में जो है 2 चुनी हुई विधान परिषद का प्रावधान था। ये परिषद जो है 5 सदस्य कार्यपालिका की नियुक्ति करती, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। इस प्रावधान के माध्यम से जो है जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने का प्रयास किया गया, परंतु वह डायरेक्टरी का विवाद विधान परिषद से होता था, जब परिषद उन्हें निष्कासित करने की कोशिश करती थी। अब देखेंगे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्रांति में महिलाओं का क्या क्या योगदान था। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति में जो महिलाओं की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहा। तीसरे स्टेट के जो अधिकांश महिला जो है जीविका निर्वाह के लिए जो है काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ा का धुलाई, ठीक है, बाजारों के लिए फल फूल एवं सब्जियां बेचती थी तथा जो है साथ ही संपन्न घरों में काम किया करते थे। इसमें जो अधिकतर महिला जो है अशिक्षित थी। सिर्फ कुलीन तथा धनी व्यक्तियों की जो है बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ाई कर सकती थी, ठीक है। ये महिलाओं के बारे में है, जो कि आप देख सकते हैं। महिलाओं को जो है अपने परिवार को पालन पोषण करना पड़ता था। खाना पकाना, पानी, ये सब जो है ये उतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देखिए इम्पोर्टेंट कौन सा है। यहाँ महिलाओं को मत देने का अधिकार, असेंबली के उन्हें चुने जाने का अधिकार तथा राजनीतिक पदों की मांग की जाने लगी, ठीक है। इसमें जो है इस समय लगभग 60 महिलाएं क्लब, वुमेंस क्लब अस्तित्व में आए थे, जो फ्रांस के विभिन्न से थे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिक नियम सबसे प्रसिद्ध क्लब था। ये क्लब का नाम है जो कि ओमेन के द्वारा चलाया जाता था। इसको याद रखिएगा बस। यहाँ पर और देखें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर जो है महिलाओं के जीवन में सुधार, ये सब बताया गया, उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आप चाहे तो इसको जो है रोककर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रांसीसी महिलाओं को जो मत देने का अधिकार, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया गया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि 1946 में फ्रांसीसी महिला को मत अधिकार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि महिलाओं को जो है मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था फ्रांस में, तो 1946 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ एक महिला का नाम रखना ओलंपा द गूज का, ठीक है। ओलंपा द गूज जो है फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका महिला थी, ठीक है, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला थी। उन्होंने जो है संविधान द्वारा घोषित पुरुष एवं नागरिक अधिकार का विरोध किया था। उन्होंने 1791 में जो है महिला एवं नागरिक अधिकारों को घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने नेशनल असेंबली तथा महारानी से यह मांग की थी कि इस पर वह कार्यवाही की जाए। अब देखिए ओलंपा द गूज को जो है 1793 में जैकोबिन सरकार द्वारा जो जबरदस्ती महिला क्लबों को बंद करने की आलोचना की। नेशनल जो कन्वेंशन द्वारा इन पर जो है देशद्रोह का जो है मुकदमा चला गया, जिसके बाद इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता ओलंपा द गूज को, ठीक है। याद रखना है कि ये एक महिला थी जिन्होंने जो महिला एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र को तैयार किया था। इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। दास प्रथा का उन्मूलन, जैकोबिन सरकार द्वारा जो है जो महान सुधार हुए, उनमें क्रांतिकारी उपन्यास में दास प्रथा का उन्मूलन जो है महत्वपूर्ण था। मतलब एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपन्यास के जो है कैरिबियन जैसे मेटरनी, गॉडलॉप, सैन डोमिंगो आदि महत्वपूर्ण थे, जो तंबाकू, नील, चीनी की कॉफ़ी तथा महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित दूर देश जाने वाले काम करने के प्रति यूरोपीय के अच्छे अनिच्छय का अर्थ था बागानों की समय में कमी। देखिए यहाँ से जो मतलब यहाँ पर जो स्लेब को मतलब दास को जो है खरीदा बेचा जाता था, इसके लिए क्या करते थे, यहाँ पर पूछा जाएगा कि
त्रिकोणीय दास व्यापार जो है किन किन देशों में होता था, तो इसे हम लोग त्रिकोणीय व्यापार कहते थे, दास व्यापार कहते हैं। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य जो है ये शुरू हुआ था 17वीं शताब्दी को। इसे हम लोग किसे त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जो है मध्य के बीच जो है त्रिकोणीय दास व्यापार जो है के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी व्यापारी अपने पोतों को बर्डोक्स और नेटिस बंदरगाह को अफ्रीका तट पर ले जाते थे, जहां से वे स्थानीय सरदारों को दास खरीदते थे। अब यहाँ पर देखिए कि इन दासों को जो हथकड़ी लगाकर अटलांटिक महासागर के से पार कर कैरिबियन देशों के बीच लंबी समुद्री यात्रा पर भेज दिया जाता, वहाँ उन्हें बाग मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम कारण यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करने का संभव हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये सेम इम्पोर्टेंट पॉइंट उतना नहीं है। लंबी बहस के बाद जो नेशनल असेंबली द्वारा 1794 में जो है दास्ता और गैर का जो है घोषित किया जाता है, गैर कानूनी घोषित किया जाता है, और सभी दासों को जो है फ्रांस एवं इसके जो है समुद्रीय उपनिवेश से मुक्त कर दिया जाता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अफ्रीकी निग्रोज को नाम से जाने जाते हैं, ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 साल के उपरांत नेपोलियन द्वारा जो है पुनः बागान मालिकों को जो है श्रमिकों की आपूर्ति के स्तर को प्रस्तुत किया। ये दास जो है अफ्रीका निग्रोज के नाम से जाने जाते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखेंगे ये सब भी जो है ये याद रखिए। 1789 के बाद फ्रांस में रह रही महिलाओं, पुरुष एवं बच्चों के जीवन पर कई बदलाव आए, जिसमें जो है 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का महत्वपूर्ण था। ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है। और यहाँ पर अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है स्वयं को 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पुराने राजवंश को हटाकर जो है नए साम्राज्य का निर्माण किया था, और नए साम्राज्य का भाग जो नेपोलियन ने अपने रिश्तेदारों के हाथ में भी दे दिया था। नेपोलियन ने जो है निजी संपत्ति की रक्षा के लिए जो कानून बनाकर नाप तौल की दशमलव पद्धति चलाई थी। ठीक है, दशमलव पद्धति किसने चलाई थी? तो ये नेपोलियन ने चलाई थी। और नेपोलियन की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में परंतु शीघ्र ही जनसाधारण सैनिक जो है कार्यवाही के शस्त्र होने लगे थे। 1815, ठीक है, ये डेट याद रखिए, 1815 में जो है नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में पराजित कर दिया था। और उनकी मृत्यु काफ़ी समय बाद यूरोप में अन्य भागों में मुफ्त आधुनिक कानून फैलने के लिए क्रांतिकारी उपाय का प्रभाव हुआ था। और यहाँ पर दो नाम आता है भारत से जुड़ा हुआ, टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जो थे क्रांतिकारी फ्रांस से उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इतना बात जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है जो अभी पढ़ाए हैं। ठीक है, उसे 1774 में लुई 16 को फ्रांस का राजा बनता है। करों के दर अधिक होने के प्राचीन राजतंत्र को समाज का असंतोष उपजा था। ठीक है, 1789 में जो है लुई 16 द्वारा जो है स्टेट जनरल का आह्वान किया गया था, और तृतीय स्टेट द्वारा जो है नेशनल असेंबली का गठन किया गया था उसी समय 1789 में ही। और 1791 में जो है निरंकुश सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। और 1792-93 में जो है राजा की हत्या कर दी गई थी। जोकोबिन गणराज्य को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इतना बात याद रखना। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना, और वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और यहाँ पर जो कुछ अभी हम पढ़ाए हैं डायरेक्ट यहाँ से जो है लिब्रे क्या था, ये फ्रांस की मुद्रा थी जो कि 1794 में जो है समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या था, तो ये पहले फ्रांसीसी समाज की सत्ता और सामाजिक हैसियत से बदलाने वाली श्रेणियाँ थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट इसमें बांटा गया था। 3 स्टेट में ये भी याद रखिएगा। क्लर्जी क्या था, चर्च के विशेष कार्यों करने वाले व्यक्तियों को समूह को पादरी कहते हैं। और तीथे भी बताए हैं। तीथे जो है चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला जो है ये धार्मिक कर था। ठीक है, टेली जो है डायरेक्ट कर था। ठीक है, और सब्सटेंट कृषि ऐसे चरण स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन के खतरों पड़ने लगे तो उसको क्या बोले, सब्सटेंट क्राइसिस बोलते हैं, जीविका संकट कहते हैं। ठीक है, मतलब जीने लायक उतना साधन हो जाए उसे जो है वो भी खतरा में हमारा पड़ने लगे, उसको सब्सटेंट क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, जीविका संकट बोलते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जो हमारे जो है एकदम अनिवार्य है, अगर वो भी हमें नहीं मिल पाए उस जो है स्थिति को हम लोग जीविका संकट कहेंगे।
निग्रो जो है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों को जो है निग्रो कहा जाता है। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। गिलोटिन बताया दो स्तंभ के बीच लटकते हुए वाली मशीन थी जिसमें जो है रखकर अपराधी के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। सेंसरशिप जो है किसे कहते हैं, तो लिखित सामने को राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा जो है पास किए जाने वाले बात प्रकाशन है। और 100 कुलात क्या है, ये धारीदार जो है लंबी पतलून पहनने वाले जैकुइन क्लब के सदस्य को कहते हैं। कॉन्वेंट क्या है, धार्मिक जीवन को समाप्ति सम्मुखी इमारत है, ठीक है, कॉन्वेंट। अब यहाँ से जो ये सब जो है हम करवा चुके हैं, ठीक है, ये सब MCQ हम लोग करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें सारा जो है इम्पोर्टेंट है। ये पूरा PDF है, ठीक है, पूरा क्लास। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूरोप में सामंतवाद और रूसी क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है।